हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मैंने सब कुछ तो पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा दिया, सारे लेक्चर डाल दिए। कल मैंने देखा तो उसमें मैं देख रहा था आप लोगों को मैंने बेसिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ाया। कूलम्ब्स लॉ का जो बेसिक है, बाकी सारा मैंने चैप्टर डाल दिया, चैप्टर 2 भी डाल दिया। तो चैप्टर 1 का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ कि बेसिक कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसका मटेरियल मीडियम पे क्या फर्क पड़ता है। क्लास इंपॉर्टेंट होगी। जो बच्चे बिल्कुल आज पहली बार देख रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ जरूर देख लेना, और एक चार्ज वाला जो लेक्चर डालता हूं उसको जरूर डाल देना जो सबसे पहला देखा है, ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ समझने के लिए आप एक काम करो, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पहले रिवाइज करो। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ मासेस होंगे, रखे होंगे कहीं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन F इक्वल G(m1 m2 by r स्क्वायर) पढ़ा था। न्यूटन बाबा काम कर रहे थे उस पर, कूलम उनके पीछे थे। कूलम ने क्या किया, मास को चार्ज से रिप्लेस कर दिया, मास को चार्ज से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी कहानी वही निकाल दी। देखो, कूलम ने बताया कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव लग सकता है, रिपल्सिव लग सकता है। अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब इनके साइन अलग अलग होंगे, 1 + 1 -। रिपल्सिव कब लगेगा, जब दोनों के साइन सेम होंगे। तो जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या होना चाहिए, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम चार्ज उतना कम फोर्स। सही बात है। तो मैग्नीट्यूड का अगर हम प्रोडक्ट करें तो फोर्स उतना ही ज्यादा मिलता है। दूसरा, स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ा दो, फोर्स कम लगेगा। हाँ, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस दूर कर दिया, फोर्स क्या हुआ, कम लगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको F प्रोपोर्शनल क्या मिल गया, Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेर K क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अच्छा, K की क्या निकालते हो, कांस्टेंट में रिप्लेस करते हो, 1/4πε0। इसको समझो, एप्सिलॉन होता है ये, EPSILON, एप्सिलॉन। नॉट का मतलब होता है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम या मीडियम अगर एयर है तो वो हमारे पास नॉट लग जाता है। तो K को हम रिप्लेस करते हैं 1/4πε0 से। इसको कूलम फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब यहां से आप यूनिट निकालो, r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो मैं इन शॉर्ट कूलम्ब्स लॉ के फोर्स को कह सकता हूं 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी बोले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की परमिशन दे। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो और सॉल्व कर दो। तो कौन इतना सॉल्व करे, है ना, 8.8/10⁻⁻12 यूनिट चेंज हो गई, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपने यहां से वैल्यू निकाल ली। अब अगर मेरे से किसी ने बोला कि सर डायमेंशन बता दो, तो डायमेंशन ऑफ 1/4πε0 निकाल लो। 1/4πε0 क्या करोगे आप, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स की क्या होती है, mL/2। R की क्या होती है, L, इसकी 80, इसकी 80। भाई इंक खत्म, 80 तो हो गई, दूसरा मार्कर उठाओ। क्या आएगी, m L³ T⁻⁴ A⁻²।
ये आ जाती है 1/4πε0 की डायमेंशन। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या आना चाहिए? इनवर्स। इसके जितने भी साइन है सारे चेंज कर दो। m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये आ जाएगा आपके पास 1/4πε0 की डायमेंशन, और ये आ जाती है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। ठीक है, तो 1/4πε0 की डायमेंशन आपको ये मिल गई और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये मिल गई। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये तो बेसिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ है कि इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम और वैक्यूम देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसकी स्टेटमेंट होती है। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब होगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे, कोई मटेरियल मीडियम को इंसुलेटिंग मीडियम में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से आपने F इक्वल कैलकुलेट किया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। बिल्कुल बेसिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, एयर था बीच में तब। अब बेटा मैंने क्या किया, सोचो, ये तुम बैठे हो, ये किसी अपने दोस्त को लेके चले गए, कहीं बैठे हो पार्क में। अब तुम्हारे पापा आ गए और पापा तुम दोनों के बीच में बैठ गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो पहली चीज तो रट लो, अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल दो चार्जेस के बीच में आ जाता है तो कूलम्बियन फोर्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब वो कैसे डिक्रीज होगा मैं बताऊंगा। तो परमिटिविटी इन मीडियम की बात करते हैं। परमिटिविटी इन मीडियम की अगर मैं बात करूं तो देखो, इन वैक्यूम या एयर आपने क्या पढ़ा? FA इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, इन मीडियम, अगर मैं मीडियम की बात करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1/4πε। नॉट किसके लिए लगेगा? नॉट लगेगा केवल वैक्यूम के लिए। यहां पे एप्सिलॉन लग जाएगा Q1 Q2 बाई r²। दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो FA अपॉन FM क्या मिलता है मुझे? काटोगे तो तुमको मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ही इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये है तो चैप्टर 2 की बात, लेकिन चैप्टर 1 में ही समझ लो। क्या बोलेंगे बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से एप्सिलॉन आपका क्या निकल के आ गया? एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो मल्टीप्लाई में गया, तो FM की वैल्यू क्या आ गई? 1/4π एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो FM आपको क्या मिल गया? 1/εr बाहर ले लो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये क्या है? FA। तो FM आ गया आपके पास F इन एयर अपॉन एप्सिलॉन R। मतलब अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू है, इन फोर्सेस के बीच में रख दी जाए, चार्जेस के बीच में, तो फोर्स क्या होगा? उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि बीच में पानी भर दिया चार्जेस के बीच में, और इस पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81 है, तो नया फोर्स क्या आएगा? जो एयर में फोर्स था अपॉन 81। अच्छा, ये तो एक बात है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि मान लो चार्ज एक ये है Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। मैंने T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, T थिकनेस का, कम थिकनेस का। तो आपके पास फोर्स क्या बनना चाहिए? तब आपको फोर्स बनना चाहिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R माइनस T प्लस T √K का होल स्क्वायर। दोबारा समझो, F इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस T
प्लस टी अंडर रूट के का होल स्क्वायर। इसी केस में अगर मैं बात करूं कि आर और टी बराबर है, पूरा पूरा भर दो, तो एफ इक्वल क्या बन गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर माइनस आर प्लस आर अंडर रूट के का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर। और ये देखो नहीं मिल रहे क्या? तो ये है बेटा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कॉन्सेप्ट ये हमने किया। तो इस तरीके से आपके कूलाम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो सारा क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी सुपरपोजिशन वगैरह तो मैंने सारा करा ही रखा है, इसको कर लोगे, इसके क्वेश्चंस करोगे, आप लोग क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कहोगे तो मैं इसी वीडियो या किसी और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस डाल दूंगा, जिससे तुमको सोल्यूशन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।